हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 4 में हमने देखा था कि उस क्रिमिनल किचिरो का एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी मौत हो चुकी है। रे प्लम्बर ये देखकर चौंक जाता है। लाइट उसके पास आता है तो रे प्लम्बर बताता है कि मैं जापान में एक सीक्रेट मिशन पर आया था, क्योंकि ये काफी बड़ा मिशन है तो तुम ध्यान रखना कि किसी को भी मेरे बारे में पता न चले। तो लाइट कहता है कि हाँ, मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगा। रे के चले जाने पर लाइट सोचता है कि मैं खुद भी यह नहीं चाहता कि पुलिस या मेरे डैड को यह पता चले कि मैं तुमसे मिला हूँ, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मेरा नाम कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। इधर रे प्लम्बर का घर दिखाया जाता है, जहाँ रे घर पहुंचकर अपने फियोंसे से बात कर रहा था। वो उसे आज हुई घटना के बारे में बताता है। उसकी फियोंसे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता यह क्रिमिनल कुछ अजीब कंडीशन में मरा है, लेकिन तुम तो किसी और केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तब रे उसे कहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम एक FBI एजेंट रह चुकी हो, पर हमारे बीच यह डिसाइड हुआ था कि तुम ये सब काम छोड़ दोगी और मैं तुम्हारे डैड से हमारी शादी की बात करूंगा। दूसरी तरफ हमें लाइट का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर ryuk उससे पूछता है कि अब तो तुम्हें उस डिटेक्टिव का नाम भी पता चल चुका है, तो क्या अब तुम उसे मार दोगे? तब लाइट उसे कहता है कि नहीं, कुछ दिनों तक इंतजार करूंगा जब तक वो और लोगों को इन्वेस्टिगेट न कर ले। अभी उसे मार दिया तो सारा शक मुझ पर ही जाएगा। तब तक पुलिस और एल काफी कंफ्यूज हो चुके होंगे। उधर वातारी एल को कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि एक और विक्टिम मारा जा चुका है और उसने भी एक लेटर छोड़ा है जिस पर लिखा है गॉड्स ऑफ डेथ, मतलब कि शिनिगामी। तब एल सोचता है कि पहले लेटर में लिखा था एल क्या तुम्हें पता है, और दूसरे लेटर में लिखा है शिनिगामी। एल कहता है कि यह क्या मैसेज कर रहा है, क्या शिनिगामी सचमुच में होते हैं? तब एल वातारी को पुलिस हेडक्वार्टर्स पर नजर रखने और सारी रिपोर्ट्स उसे बताने के लिए कहता है। अब यहाँ पर हमें उस एक्सीडेंट के एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लाइट और ryuk एक सबवे में खड़े थे। लाइट कहता है कि इतने समय से जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो आज काम आने वाला है। इसमें नोटिस करने लायक एक बात है, जिसे तुम जानते हो कि किसी का भी नाम लिखकर उसकी डेथ को डिस्क्राइब करना होता है। अब अगर हम पहले से ही एक्सीडेंटल डेथ या हार्ट अटैक या कुछ और तरीका पहले से ही लिख दें तो उस पर सिर्फ नाम लिखना ही बाकी रह जाएगा। फिर वैसा ही होगा जैसा कि हम चाहते हैं। उसकी बात सुनकर ryuk सरप्राइज होता है और एग्री करता है। अब लाइट अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पर रे प्लम्बर निकलता है तो लाइट उसके पीछे जाता है और कहता है, रे प्लम्बर, अगर तुम पीछे मुड़े तो मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि मैं ही कीरा हूँ। उसकी आवाज सुनकर रे प्लम्बर सतर्क हो जाता है और सोचता है कि ये आवाज तो मैंने पहले भी सुनी थी, कौन है ये? अब लाइट उसे विश्वास दिलाने के लिए कि वो ही कीरा है, एक दूसरे व्यक्ति को टारगेट करता है। वहाँ चश्मा पहने एक आदमी था जो एक कॉफी शॉप में बैठा था। लाइट उसे मार देता है। रे काफी शॉक्ड होता है। इस पर कीरा यानी कि लाइट कहता है यह आदमी एक क्रिमिनल था और पुलिस इसे काफी समय से पकड़ नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने इसे मार दिया। मैंने इसके बारे में काफी रिसर्च की है और मैं तुम्हारे बारे में भी काफी कुछ जानता हूँ। इसके बाद रे प्लम्बर कहता है कि हाँ, मुझे यकीन हो गया है कि तुम ही कीरा हो। लाइट कहता है कि अगर तुम अपनी फैमिली की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें जैसा कहा जाता है तुम्हें वैसा ही करना होगा, वरना मैं उन्हें भी मार दूंगा। आगे लाइट उससे पूछता है कि तुम्हारे पास वह इन्फॉर्मेशन है, FBI के कितने एजेंट्स यहाँ आए हैं जिससे पता चल सके? इस पर रे कहता है कि मेरे पास कोई फाइल्स नहीं है। तो लाइट उसे एक एनवेलप देता है और कहता है कि इसमें से ट्रांसीवर निकालो और अपने कान पर लगाओ, तुम्हें इंस्ट्रक्शंस इसके बाद ही मिलेंगे जो तुम्हें फॉलो करने हैं। इसके बाद लाइट वहाँ से चला जाता है और ट्रांसीवर से रे को एक मेट्रो ट्रेन में बैठने को कहता है और उसे कहता है कि तुम्हें दरवाजे के पास की सीट पर ही बैठना है। अगर उस पर पहले से ही कोई मौजूद है तो इंतजार करना, इसके बाद मैं आगे की बात बताऊंगा और मैं हर सेकंड तुम्हें वॉच कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना। रे बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे कि लाइट ने बोला था। अब लाइट उससे पूछता है, तुम कम से कम ये तो जानते होंगे कि कितने FBI एजेंट्स आए हैं और उनके नाम क्या है? तो रे कहता है कि हाँ, टोटल 12 FBI एजेंट्स आए हैं। पर लाइट कहता है कि जो तुम्हारे पास एनवेलप है उसमें कुछ पेपर्स हैं, उन्हें बाहर निकालो। रे वैसा ही करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पेपर में कुछ लिखा है और थोड़ी थोड़ी जगह ब्लैंक छोड़ी गई है। लाइट कहता है कि सबसे ऊपर की खाली जगह में अपने इंचार्ज का नाम लिखो। रे बहुत सरप्राइज होता है। वो बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि आखिर कीरा चाहता क्या है। उसे लगता है कि कीरा सारे नाम जानना चाहता है, लेकिन सिर्फ नाम से तो वो किसी को मार नहीं पाएगा। यह सोचकर रे इंचार्ज का नाम लिखने लगता है। अब रे कहता है कि अपना लैपटॉप ओपन करो क्योंकि तुम्हारा सीनियर सारे एजेंट्स की डिटेल्स तुम्हें भेजने वाला है।
इस पर रे शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि वो ऑफिसर ऐसा क्यों करेगा भला, लेकिन लैपटॉप में ठीक वैसी इन्फॉर्मेशन थी जो लाइट ने बताई थी। अब लाइट कहता है कि इन सभी FBI एजेंट्स के नाम उस पेपर की खाली जगहों पर लिखो। रे अभी भी लाइट के प्लान को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो वैसा ही करता है जैसा कि उसे इंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। अब लाइट उसे कहता है कि सारे पेपर्स और ट्रांसीवर उसी एनवेलप में रखकर ऊपर की रैक पर रख दो, और ध्यान रखना ऐसा करते हुए तुम्हें कोई देख न रहा हो, फिर अगले स्टॉप पर तुम उतर सकते हो। रे अभी भी लाइट की आवाज को पहचानने की कोशिश कर रहा था, पर उसे अभी भी याद नहीं आ रहा था कि कहाँ पर उसने इस व्यक्ति से बात की है। अब शाम के 4:41 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ट्रेन रुकने वाली थी। अब यहाँ से जैसे ही रे ट्रेन से निकलने वाला था, उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते वक्त वो पीछे देखता है कि लाइट ने वो एनवेलप उठा लिया होता है। यहाँ पर रे उसे पहचान लेता है और कहता है लाइट यागामी। लाइट उसे कहता है गुड बाय रे प्लेम्बर, और रे यहाँ पर मर जाता है। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि रे प्लेम्बर ने सभी FBI एजेंट्स के नाम डेथ नोट के ही पेपर पर लिख दिए हैं, और उसे पता ही नहीं था कि वो खुद अपने ही दोस्तों को मार रहा है। उस पेपर के सबसे ऊपर खाली जगह पर FBI इंचार्ज का नाम लिखा था, और कॉज ऑफ डेथ में लाइट ने लिखा था कि वह सारे FBI एजेंट्स को सभी FBI एजेंट्स के बारे में नाम और फोटोज भेजेगा, और उसके बाद हार्ट अटैक से मरेगा। बाकी FBI एजेंट्स के नाम के बाद लिखा था कि वे फाइल्स रिसीव करने के बाद हार्ट अटैक से मर जाएंगे। अब यहाँ समझा ही जा सकता है कि लाइट ने सभी FBI को फाइल्स भेजने की बात क्यों लिखी, क्योंकि सिर्फ रे प्लेम्बर को फाइल भेजी जाती तो यहाँ लाइट के पकड़े जाने की संभावना काफी बढ़ सकती थी, क्योंकि रे प्लेम्बर उसे ही इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उधर एल को FBI हेडक्वार्टर से फोन आता है कि सभी FBI एजेंट्स जो तुम्हारी हेल्प के लिए भेजे गए हैं हार्ट अटैक से मर गए हैं, यानी कि कीरा ने ही सबको मारा है, और अब FBI तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी। पुलिस चीफ यागामी भी एल से जवाब मांगता है कि मैंने सुना है कि एल ने FBI की मदद ली थी जापानीज पुलिस फोर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एल कहता है कि हाँ ये सही है। तब चीफ कहता है कि तुम हम पर शक क्यों कर रहे हो। तब एल कहता है कि सबकी जांच करना जरूरी थी, कोई भी कीड़ा हो सकता है, इस केस को सॉल्व करने के लिए मुझे तो करना ही पड़ा। चीफ फिर भी नाराज होता है। उधर बाकी पुलिस फोर्स में बातें होती है कि हम एल पे भरोसा नहीं कर सकते, और कीरा ने तो वैसे भी उन एजेंट्स को मार दिया जो क्रिमिनल्स नहीं थे, तो इसका मतलब है कि कीरा एक मर्डरर ही है। दूसरी तरफ एल को मैसेज आता है कि एक और विक्टिम मारा गया है जिसने लेटर छोड़ा है। एल, क्या तुम्हें पता है शिनिगामी सेब खाते हैं। एल को ये बात पढ़कर काफी गुस्सा आता है। उधर रे प्लेम्बर की फियोंसे रे की मौत से बहुत दुखी थी, और वह सोचती है कि कीरा ने ही रे का मर्डर किया है। यहाँ दूसरी ओर हमें लाइट की फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चीफ उन्हें कहता है कि मुझे ये बात बतानी थी आप लोगों को कि मुझे कीरा इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज बनाया गया है, और ये बात सीक्रेट थी, मगर आप लोगों को कभी न कभी तो पता चल ही जाती, इसलिए मैंने बताया। यहाँ पर सायू बहुत खुश होती है और अपने डैड के लिए प्राउड फील करती है। चीफ आगे कहते हैं कि कल कीरा ने 12 FBI एजेंट्स को मार दिया है जिन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए जापान भेजा गया था। इसका मतलब है कि कीरा उन सभी को मार रहा है जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से काफी सारे ऑफिसर्स अपनी जॉब को छोड़कर जा चुके हैं। इस पर सायू कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो, इसलिए आप भी जॉब छोड़ दो। उसकी वाइफ भी यही बात कहती है, लेकिन चीफ कहता है कि नहीं, मैं इस तरह से चुप नहीं बैठ सकता हूँ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटूंगा। लाइट कहता है कि डैड, मुझे आप पर गर्व है, और अगर आपको कुछ हुआ तो मैं कीरा को नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट डे चीफ अपने ऑफिसर से बात करता है। वो कहता है कि जो भी कीरा केस से जुड़ा हुआ है उसे कीरा मार डालेगा। मैं ये नहीं चाहता और ना ही फोर्स कर सकता हूँ कि आप अपनी लाइफ को खतरे में डालो, इसलिए जो कोई भी इस केस से पीछे हटना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन इससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपकी रैंक इससे कम नहीं की जाएगी। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि सिर्फ वे ही लोग इस केस पर काम करें जो सचमुच कीरा को खत्म करना चाहते हैं। हमें अगले सीन में रे के फियोंसे को दिखाया जाता है। वो उसी बस ड्राइवर से पूछताछ कर रही होती है। तब ड्राइवर कहता है कि हाँ, मैं इस आदमी को जानता हूँ, यह बस में सबको सेव करने की कोशिश कर रहा था, मगर मुझे बाकी पैसेंजर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उस लड़की के दिमाग में अब भी यही बात चल रही थी कि उन पैसेंजर्स में से ही एक कीरा है। अगर यही बात सही है तो उस बस के रूट से पता लगाया जा सकता है कि कीरा कहाँ रहता है। उधर हेडक्वार्टर की मीटिंग के दौरान सिर्फ 5 ही ऑफिसर्स रुकते हैं, बाकी सब चले जाते हैं। चीफ उन सभी को थैंक करता है और एल कहता है कि आप सभी का शुक्रिया करता हूँ। इस पर एक ऑफिसर कहता है कि हमने तो सिर्फ कीरा को पकड़ने के लिए अपनी जान
खतरे में डाली है, लेकिन हम तुम पर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि तुम तो अपना चेहरा भी नहीं दिखाते हो। तब एक और मेंबर कहता है कि हम तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर पाएंगे। इस पर चीफ भी एग्री करता है और एल से कहता है कि साथ में काम करने के लिए क्या तुम हमसे एक बार मिल सकते हो। यहाँ पर एल कहता है कि मुझे आप पर ट्रस्ट है और आगे की बात एल अपने लैपटॉप पर टेक्स्ट करके बताता है। वो कहता है कि मैं आप सभी 6 ऑफिसर से मिलना चाहता हूँ और जो भी बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो हम 8 लोगों के बीच में ही रहनी चाहिए, लेकिन उसके पहले आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए कि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं या नहीं। इस पर चीफ यागामी और सारे ऑफिसर्स बाहर चले जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। वे लोग कहते हैं कि एल एकदम से हमसे क्यों मिलना चाहता है, इसने पहले भी काफी सारे केसेस सॉल्व किए हैं वो भी अकेले, तो अब हमारी मदद क्यों चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी नकली आदमी को एल बताकर वह हमारे सामने कर दे ताकि हमें तसल्ली हो जाए। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि एल असली है या नकली। इस पर चीफ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, उसने केस शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि जापानी पुलिस फोर्स का साथ उसे चाहिए और हो सकता है कि वह सही वक्त का इंतजार कर रहा था क्योंकि पहले बहुत से लोगों ने एल पर ट्रस्ट नहीं किया था और फिर हमारे हेडक्वार्टर से कई इन्फॉर्मेशंस लीक हुई थी और इस केस को सॉल्व करने के लिए हमारे बीच भरोसा होना जरूरी है। इतनी बात होने के बाद भी एक ऑफिसर को एल पर डाउट रहता है और वह भी अपनी टीम से बाहर चला जाता है। अब आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए एल उन लोगों को एक होटल का एड्रेस देता है जहाँ पर वो मिलेगा। एल कहता है कि मैं बार बार होटल्स चेंज करता रहूंगा, लेकिन इसके बारे में मीटिंग की इन्फॉर्मेशंस मैं आप लोगों को दे दिया करूंगा और आप लोगों को वहाँ 2-2 के ग्रुप्स में आना है और 2 ग्रुप्स के बीच में 30 मिनट का गैप होना चाहिए। अब यहाँ हमें एल का सीन दिखाया जाता है। वो खुद से बातें कर रहा था। वह कहता है कि कीरा जल्दी ही हमारी मुलाकात होने वाली है, कोई बात नहीं कि मुझे लोगों के सामने अपना चेहरा दिखाना पड़ा और जैसे ही तुम्हें हमारी मीटिंग के बारे में पता चलेगा तुम वहां आने की कोशिश करोगे और पकड़े जाओगे। उधर दूसरी ओर हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है। वो पिछले दिनों में होने वाली बातों को याद करता है। वो सोचता है कि पिछले कई दिनों में मैंने बहुत कुछ किया है। फिर वो सोचता है कि कोई गलती तो नहीं हुई थी, लेकिन मन ही मन वो एल से होने वाली लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहा था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चीफ एल के रूम में आ जाते हैं और दरवाजे पर नॉक करते हैं और दरवाजा ओपन होने के साथ ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।